हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। इस सीरीज़ में हम फिर से शुरू करते हैं एक नया चैप्टर 6 लोकतंत्र के परिणाम। ठीक है, तो हमारा पहला जो प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न है और हमसे क्या पूछा गया है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। कल हमने देखा था नागरिक आंदोलन के लिए जो मार्टिन लूथर किंग थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने मानवाधिकार के लिए बड़ा अच्छा काम किया था जो आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है वहाँ पर। आज हमसे पूछा गया है कि यह जो मानवाधिकार दिवस है ये कब मनाया जाता है, 14 नवंबर, 5 सितंबर, 15 अगस्त या फिर 10 दिसंबर। अगर थोड़ा बहुत भी आपको पता होगा तो आप इसका उत्तर सही से लगा देंगे, क्योंकि देखिए ये बाकी के जो ऑप्शंस हैं ये बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसे 5 सितंबर सबको पता होता है कि भाई उस दिन तो क्या होता है, शिक्षक दिवस होता है। 15 अगस्त को क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है। 14 नवंबर को क्या होता है, बाल दिवस होता है, नेहरू जी का जन्मदिन होता है। तो फिर हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, 10 दिसंबर। यानी मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक, चले अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है लोकतंत्र का अर्थ बताइए। वैसे तो देखिए कई बार हम ये शब्द जो है लोकतंत्र इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब तक जितने भी हमने जैसे नागरिक शास्त्र में जो भी अध्याय देखे हैं कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर हमसे उसकी एक पूरी परिभाषा पूछी गई है। यानी आपको 2-3 लाइन की उसकी परिभाषा याद होनी चाहिए कि लोकतंत्र का आखिर मतलब क्या है। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। सीधी सी बात, ऐसी शासन की व्यवस्था, ऐसी सरकार जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का स्वयं चुनाव करती है। किसके माध्यम से करेगी, मत देने के माध्यम से, यानी मतदान के माध्यम से। तो हम उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। और ये प्रतिनिधि जिनका चुनाव किसने किया है, जनता ने किया है। अब ये क्या काम करेंगे, तो ये प्रतिनिधि जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं तथा जनता की इच्छा तक अपने पद पर रहते हैं। ठीक, तो दो आपके मतलब वाक्य इसमें जुड़े। पहला, लोकतंत्र का अर्थ में क्या आया, पहली बात कि एक तो लोकतंत्र क्या है, ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को मतदान के माध्यम से चुनती है, एक बात। दूसरी बात, ये जो प्रतिनिधि चुने गए हैं इनका क्या कार्य होगा, तो ये प्रतिनिधि क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे। किसके फायदे के लिए कानून बनाएंगे, किसके हितों में को ध्यान में रख के कानून बनाएंगे, उसी जनता के जिसने इसे क्या किया है, चुना है। तो समझ में आई लोकतंत्र का अर्थ क्या है, जब जनता सरकार के प्रतिनिधियों का चयन करे और ये प्रतिनिधि वही कानून बनाए जो जनता के हित में हो। ये सारी बातें होना, यानी प्रतिनिधि अगर चुन के तो जनता के द्वारा गए हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि प्रतिनिधि चुन के तो जनता के माध्यम से गए हैं, लेकिन वो कानून जनता के हित में नहीं बना रहे बल्कि स्वयं के हित में अगर कानून बना रहे हैं, तो वहाँ पर लोकतंत्र, सत्य में लोकतंत्र वहाँ पर नहीं है, वो लोकतंत्रात्मक सरकार नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र के लिए दोनों बातें होना ज़रूरी है। एक तो प्रतिनिधि जो सरकार में हैं वो जनता द्वारा चुने होने चाहिए। दूसरी बात, वे प्रतिनिधि वही कानून बनाए जिससे जनता का हित साध्य हो सके या जिससे जनता का हित संभव हो सके। ठीक है, तो दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। आगे चलें। और एक और चीज़ है इसमें कि जनता की इच्छा तक वह अपने पद पर रहें। मतलब जब जनता का मन करे तब वो उस प्रतिनिधि को हटा दे और एक नया प्रतिनिधि सामने लेकर के आ जाए या नए प्रतिनिधि को सरकार में शामिल करा ले। तो ऐसी व्यवस्था को या ऐसी शासन की व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे। ठीक, तीनों बातें उसमें होनी चाहिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर।
चलिए, हमने अभी एक व्यवस्था देखी शासन की, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। अब दूसरी हमसे पूछ रहे हैं तो फिर तानाशाह शासन व्यवस्था क्या है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था तो हमारी समझ में आई, लेकिन तानाशाह शासन व्यवस्था क्या है। तो तानाशाह शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के विपरीत है। क्या है वह? एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति या एक दल का शासन हो, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति शासन करे, एक दल शासन करे, जनता प्रतिनिधि चुनकर ना भेजे, एक व्यक्ति या एक दल ही हो जो हमेशा शासन करता रहे और उसी का आदेश कानून माना जाए। मतलब अब जनता का फायदा है या नहीं है, सारे लोग किसी बात पर सहमत हैं या नहीं है, ये बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति जो मुखिया है या जो मुख्य है उसकी हित साधित होने चाहिए, मतलब उसका आप कहना चाहिए कि फ़ायदा होना चाहिए, बल्कि जनता का चाहे फ़ायदा हो या ना हो वो कानून बन जाएगा। यानी उसी का आदेश कानून माना जाए, लोगों को अपने विचार व्यक्त करने, अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार ना हो, ऐसी व्यवस्था तानाशाही व्यवस्था कहलाती है। और एक सबसे प्रसिद्ध तानाशाह आप लोग जानते होंगे, हिटलर। हिटलर जो था एक प्रसिद्ध तानाशाह का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि वो अपने नियम खुद बनाता था और वही नियम सारी जनता को मानने पड़ते थे। जो नहीं मानता था उसे क्या मिलती थी? सज़ा मिलती थी। तो इसलिए तानाशाह व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति या एक दल की मनमानी चलती है, जनता अपने प्रतिनिधि नहीं चुन सकती और वही व्यक्ति और वही दल जिसकी मनमानी चल रही है वही क्या करेगा? कानून बनाएगा। और जब वो कानून बनाएगा तो अपने फ़ायदे के कानून बनाएगा, मतलब जनता के फ़ायदे की, जनता की बिल्कुल चिंता नहीं की जाती। तब ऐसी शासन की व्यवस्था क्या कहलाती है? तानाशाह शासन व्यवस्था कहलाती है। उदाहरण हिटलर। समझ में आ गया होगा? आगे चले, याद कर लीजिएगा मेरे साथ ही साथ और लिखकर भी देख लीजिएगा। ऐसे ही बिल्कुल आपसे परिभाषा पूछी जाती है 2 नंबर की, 3 नंबर की, तो अगर लिखकर आएंगे तो 2 से 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, दूसरा हमसे प्रश्न पूछा गया है कि देश का जो आर्थिक विकास है, ठीक, किन कारकों पर निर्भर करता है। देश अगर आर्थिक रूप से विकसित होगा, आर्थिक रूप से विकसित होने का मतलब क्या है? आर्थिक रूप से विकसित होने का मतलब है कि जितनी भी आय आ रही है उसमें बढ़ोतरी होना देश का आर्थिक विकास कहलाता है। मतलब देश से बेरोजगारी जाए, देश में जो लोगों की आय है वह बढ़े, देश से गरीबी दूर हो, तब हम इसे क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास जो है हमारा देश कर रहा है। जितना उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन में बढ़ोतरी अगर हो रही है, देखिए जब उत्पादन बढ़ेगा, मान लीजिए कृषि में उत्पादन हो रहा है, गेहूं उग रहा है तो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे या किसान क्या करेगा? अपने उत्पादन को बेचेगा भी। तो जब बेचेगा तो क्या होगा? उसकी आय में बढ़ोतरी होगी। तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है? उसका आर्थिक विकास हो रहा है। और जब ऐसे ही हर व्यक्ति का, देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, सबकी ऐसे ही आय बढ़ेगी तो हम क्या कहेंगे कि देश का आर्थिक विकास हो रहा है, क्योंकि देश की जो आय है वह बढ़ रही है, देश का उत्पादन बढ़ रहा है, देश से गरीबी दूर हो रही है, देश से बेरोजगारी दूर हो रही है। क्यों? क्योंकि जब उत्पादन ज़्यादा होगा, ठीक है, जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा तो बेरोजगारी भी दूर होगी। तो आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है, हमसे ये पूछा गया है कि कोई देश अगर उसकी उत्पादन बढ़ता है, उसकी आय बढ़ती है, तो किस वजह से ऐसा होता है, किन कारणों से उसकी आय जो है वह बढ़ती है। ठीक, देखते हैं एक एक करके कारक। पहला कारक, देश की जनसंख्या का आकार।
यह बिल्कुल सही बात है। देखिए मैंने क्या बताया, आय का बढ़ना आर्थिक विकास है, उत्पादन का बढ़ना आर्थिक विकास है। अगर देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पे आर्थिक विकास कैसे हो पाएगा, यानी कि देश की जनसंख्या कम होनी चाहिए तब अच्छा खासा आर्थिक विकास हो सकता है। मतलब अगर जनसंख्या कम है तो वो देश ज़्यादा आर्थिक रूप से विकसित होंगे। क्यों ज़्यादा आर्थिक रूप से विकसित होंगे? क्योंकि अब खाने वाले कम हैं और आपका जो संसाधन है या जो उत्पादन है वो क्या है, ज़्यादा है। तो इससे क्या आ रहा है, आर्थिक विकास आ रहा है। दूसरा, वैश्विक स्थिति। देखिए जो हमारा आर्थिक विकास है वह किस पर भी निर्भर करता है, आयात पर, निर्यात पर, इन चीज़ों पर भी निर्भर करता है। क्योंकि उससे भी क्या आता है, हमारे यहाँ आय आती है, पैसा आता है, निर्यात करने से पैसा आता है। आप ज़्यादा निर्यात कब कर पाएंगे, जब आपकी वैश्विक स्थिति अच्छी होगी, जब विश्व में भारत का नाम अच्छा होगा, सारे देश ये मानते होंगे कि भारत एक अच्छा देश है, भारत में सारे नियम कानून माने जाते हैं, भारत किसी तरीके की बेईमानी नहीं करता, तो भारत की वैश्विक स्थिति क्या है, अच्छी है। इसका मतलब जब विश्व में यह मान्यता होगी कि भारत की वैश्विक स्थिति अच्छी है तो भारत ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएगा, निर्यात कर पाएगा। निर्यात कर पाएगा तो आर्थिक विकास हो जाएगा। यानी कि आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, वैश्विक स्थिति पर निर्भर करता है। किसी देश की अगर मान लीजिए इमेज, किसी देश की अगर इमेज आपकी वैश्विक स्तर पर खराब है, जैसे कि हमारे पास एक अच्छा खासा उदाहरण है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो छवि है वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी नहीं है, ठीक। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो व्यापारी हैं, पाकिस्तान के जो उद्योगपति हैं, वे अपना सामान बाहर निर्यात नहीं कर पाएंगे क्योंकि लोग उन्हें ऑर्डर ही नहीं देंगे। भारत देश का कोई भी व्यक्ति उन्हें ऑर्डर नहीं देगा। आप मान लीजिए बांग्लादेश का कोई व्यक्ति उन्हें क्या देगा, ऑर्डर ही नहीं देगा। तो वो कहाँ से निर्यात कर लेंगे? जब वो निर्यात नहीं करेंगे तो उनका आर्थिक विकास कैसे होगा? इसका मतलब किसी देश की वैश्विक स्थिति क्या है, यह इस बात पर, यानी इस पर यह बात निर्भर करेगी कि उसका आर्थिक विकास अच्छा होगा या नहीं होगा। तीसरी बात, अन्य देशों से सहयोग। वैश्विक स्थिति के बाद बात आती है अन्य देशों से सहयोग। वही बात है कि आपके पड़ोसी आपकी कितनी मदद कर रहे हैं या अन्य देश आपको सहयोग कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज मान लीजिए आपके यहाँ कोई भी कोई प्रोजेक्ट लगना है, कोई परियोजना चलनी है। मान लीजिए ऊर्जा की ही, सौर ऊर्जा की ही कोई परियोजना चलानी है। सौर ऊर्जा की परियोजना चल जाएगी तो उद्योगों को क्या मिलेगा, ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी। जब ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी तो उद्योग क्या करेंगे, उत्पादन ज़्यादा करेंगे। जब उद्योग उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो आर्थिक विकास ज़्यादा होगा। लेकिन भारत के पास में मान लीजिए इतने पैसे ही नहीं है कि भाई वो सौर ऊर्जा का क्या लगा सके, एक परियोजना चालू कर सके। भारत के पास पैसे की कमी है। अब वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ कि हमारे रिश्ते किसके साथ में अच्छे हैं, हमारे पड़ोसियों के साथ में अच्छे हैं, या अन्य देश जो अमीर देश हैं जैसे फ्रांस, जैसे रूस, जैसे जापान, जिनके साथ में हमारे रिश्ते अच्छे हैं। हमने क्या उनके सामने ये प्रस्ताव रखा, भारत की सरकार ने प्रस्ताव रखा कि देखिए, जापान के प्रधानमंत्री से कहा कि देखिए हम तो अपने यहाँ पे सौर ऊर्जा परियोजना लगाना चाहते हैं क्योंकि उससे हमारे यहाँ आर्थिक विकास आएगा, पर हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो जापान इस बात को समझेगा, सहयोग करेगा और कहेगा कि कोई बात नहीं, आपके और हमारे संबंध अच्छे हैं, इसीलिए हम आपका सहयोग करते हैं। आप हमसे क्या करिए, लोन ले लीजिए, हमसे लोन ले लीजिए, अपनी परियोजना चालू कर दीजिए, फिर धीरे धीरे करके हमारे पैसे क्या करना, लौटा देना। तो जैसे देशों के सहयोग होंगे, अन्य देशों से किसी देश का जैसा सहयोग होगा,
अन्य देश किसी देश को जिस तरीके से मदद कर रहे होंगे उस बात पर भी निर्भर करेगा किसी देश का आर्थिक विकास। जैसे उदाहरण हमारे पास है, हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन चलने वाली है महाराष्ट्र में, मुंबई में बुलेट ट्रेन आने वाली है। ठीक, अब बुलेट ट्रेन इतनी महंगी है कि भारत के पास में तो उसके लिए पैसे हैं नहीं, तो जापान ने क्या किया, मदद की। जापान ने कहा ठीक है, हम आपके यहाँ बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हम आपको लोन देते हैं, धीमे धीमे करके आप उससे पैसे ले जो भी कमाएंगे वो हमारे चुका दीजिएगा। ठीक, तो जब बुलेट ट्रेन अगर आ गई, देखिए बुलेट ट्रेन अगर आ गई तो उससे क्या होगा, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो आर्थिक विकास आएगा। तो इस तरीके से जो किसी देश का आर्थिक विकास है वह मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, उस देश की जनसंख्या कितनी है, उस देश की जनसंख्या का आकार कितना है। जितना ज़्यादा आकार होगा उतने ही कम संसाधन हर व्यक्ति के हिस्से में आएंगे, तो आर्थिक विकास संभव नहीं हो पाएगा। संसाधनों पर एक दबाव बना रहेगा हमेशा। ठीक, दूसरा, वैश्विक स्थिति, किसी देश की वैश्विक स्थिति कैसी है, उसकी जो छवि है विश्व स्तर पर अच्छी है या बुरी है, उसे धोखेबाज देश समझा जाता है या ईमानदार देश समझा जाता है। इन बातों से तय होता है कि उसका आर्थिक विकास अच्छा होगा या फिर नहीं होगा। तीसरी बात, अन्य देश उसे किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं, जो उसके पड़ोसी देश हैं या फिर और जो अन्य विकसित देश हैं वह उस देश को कैसे सहयोग कर रहे हैं, कैसे मदद कर रहे हैं, इस बात से भी निर्धारित होगा कि आर्थिक विकास किसी देश का अच्छा होगा या बुरा होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे चलें अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, यहाँ पर क्या लिखना है हमें, सैद्धांतिक रूप में पहले एक बात कही गई है और हमें उस कथन की पुष्टि करनी है अपने तर्कों के साथ में। बात क्या कही गई है, सैद्धांतिक रूप में लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है परंतु व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। इस कथन की पुष्टि तर्क सहित कीजिए। मतलब ये है कि सारी जो शासन है या सारा जो शासन व्यवस्था है, सारे देशों में, जो सभी देशों में शासन व्यवस्था है, ऐसा मानते हैं कि लोकतंत्र सैद्धांतिक रूप से तो सही है, लेकिन जब उसे व्यवहार में लाने की बात की जाती है तब बड़ी मुश्किल हो जाती है लोकतंत्र के साथ में, यानी तब वह अच्छा नहीं माना जाता। तो हमें इस कथन की अपने तर्क के साथ में पुष्टि करनी है कि क्या हम भी ऐसा सोचते हैं या नहीं सोचते, या फिर ये जो कथन है ये सही है या गलत है, ये बात हमें बतानी है। जैसे देखते हैं इसमें, देखो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो क्या है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सरकार का गठन करते हैं और उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे जनता के फायदे के, जनता के अनुकूल और उनकी भावनाओं के अनुरूप शासन करें। लोकतंत्र तो क्या कहता है कि ऐसी सरकार जिसे जनता ने चुना है, जनता के प्रतिनिधि चुनकर गए, सरकार का निर्माण किया। अब प्रतिनिधि जो सरकार बना रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वे जनता के फायदे के कानून बनाएं। ठीक, लेकिन होता क्या है असल में, ये तो सैद्धांतिक रूप से ऐसा कहा गया है कि लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए, लेकिन असल में क्या होता है, जब वो लोग प्रतिनिधि बन के पहुँचते हैं तब वे जनता के फायदे की बजाय अपने फायदे करने की सोचने लगते हैं कि मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे चाचा को, मेरी चाची को कैसे हम फ़ायदा पहुंचा सकें, कैसे विभिन्न योजनाओं का लाभ सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को दे सकें, कैसे 5 साल तक हम जो प्रतिनिधि बनकर गए हैं अपने घरों को भर सकें, जिससे कि आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो बहुत ऐश से ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये दिक्कत होती है लोकतंत्र में। ठीक, लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधि जनता की उपेक्षा करने लगते हैं, यानी अब उन्हें जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं रहता और वो क्या करने लगते हैं, अपना फ़ायदा करने लगते हैं
और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन आंदोलन भी काफ़ी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जनता अपना असंतोष जन आंदोलन के माध्यम से दिखाती है। इसलिए पिछले 50 वर्षों से लगातार लोकतंत्र बहुत ही कम देशों में कायम रहा है। अब ठीक समझ में आया होगा। सैद्धांतिक रूप से जो लोकतंत्र है वह सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है, लेकिन जब उसे धरातल पर लेकर आया जाता है, व्यवहार में हम उसे अपनाते हैं, तब वह उतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं वे अपने फ़ायदे के ज़्यादा सोचने लगते हैं, जनता की उपेक्षा करने लगते हैं, जनता के फ़ायदे की नहीं सोचते, जनता की समस्याओं को नहीं सुनते, और फिर जनता क्या करती है? जन आंदोलन करती है। जन आंदोलन करती है तो उसकी वजह से शासन व्यवस्था क्या होती है? खराब होती है। जैसे किसानों का आंदोलन देखिए कितने समय से चल रहा है। किसानों ने तो क्या किया था? सरकार के प्रतिनिधि जो चुनकर भेजे थे, क्यों भेजे थे? कि भाई ये जो जाएंगे, जिन्हें हम चुनकर भेज रहे हैं, ये जो जाएंगे ये हमारे फ़ायदे का कानून लेकर आएंगे और हमें मदद होगी उससे। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने किसानों के फ़ायदे का कानून लेकर ही नहीं आए, बल्कि ऐसा कानून ले आए जिससे किसानों का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो फिर किसानों ने क्या शुरू कर दिया? टोल प्लाज़ा को बंद करना शुरू कर दिया। मतलब किसान क्या किस पे उतर आए? जन आंदोलन पर उतर आए। और जब जन आंदोलन होता है तो आपकी शासन की जो व्यवस्था है वो क्या होती है? खराब होती है। और यही कारण है कि पिछले जो 50 वर्ष हैं इसी वजह से पिछले 50 वर्षों से हम ये देखते हैं कि कई देशों में लोकतंत्र चला गया, लोकतंत्र आया लेकिन सही तरीके से कार्य नहीं कर पाया, क्योंकि जो मनुष्य का आप कैसे कह लीजिए व्यवहार है वह नहीं बदल रहा। यानी जो प्रतिनिधि चुनकर गए हैं वो अब अपना फ़ायदा सोचने लगे हैं। उनमें जो राष्ट्रीयता की भावना है, जो जन के प्रति उनका जो भावनात्मक लगाव था वह ख़त्म हो जाता है। जैसे ही वे प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो सिर्फ अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अब शक्ति आ गई है नियम बनाने की, कानून बनाने की। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सैद्धांतिक रूप से तो लोकतंत्र अच्छा है, किंतु व्यवहार में, मनुष्य के व्यवहार में वो अभी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी जो आपकी कंडीशन है, या जिसे हम कहें जो एक बहुत ज़रूरी लोकतंत्र के लिए एक परिस्थिति है, वो ये है कि प्रतिनिधि जनता की भलाई का सोचें। लेकिन प्रतिनिधि चुने जाने के बाद में जनता की भलाई ना सोच के अपनी भलाई के बारे में सोचते हैं, और इस वजह से लोकतंत्र क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है और कई जन आंदोलन देश में फैलने लगते हैं। जैसे कि हमने देखा भी था नेपाल में क्या हुआ था। नेपाल में भी तो ऐसे ही हुआ था। नेपाल का जो हमने जन आंदोलन देखा था उसमें क्या था? लोकतंत्रात्मक सरकार बन गई थी, लोकतंत्र था वहाँ पे, लेकिन जो एक राजा के बाद, वीरेंद्र के बाद जब ज्ञानेंद्र आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस सरकार को नहीं माना। क्यों? क्योंकि अब वो नियम खुद बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे हिसाब से नियम बने, तो लोकतंत्र वहाँ से चला गया। फिर क्या आ गया? राजतंत्र आ गया। तो इसी वजह से ऐसा होता है। समझ में आया होगा आप लोगों को? लिख लेंगे अब सारे लोग। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।